सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है रोंदू और मुक्की। फिर शब्द खेल में हम लोग समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे लिंग के भेद की। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे गुणा के कुछ शाब्दिक सवालों को। उसके बाद समझेंगे भाग के आसान सवालों को और हल करेंगे कुछ सवालों को देखो, लिखो और हल करो के साथ। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है नॉटी डॉग। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। बिट्टू, ओ बिट्टू, आ रही हूँ काकी। क्या कर रही थी छत पर? अरे भाग्यवान, मैं बताता हूँ। छत से अपने आसपास के घरों को देख रही होगी। ऐसा क्या? काका, आप सही कह रहे हैं। मैं देख रही थी किसका घर कैसे बना हुआ है, क्या दीवार पर कोई चित्र भी बना हुआ है, यही सब। पर घर देखने से क्या होगा? पता चलता है घर के अलग अलग डिजाइन के बारे में। बिट्टू के काका, जब बिट्टू को अलग अलग घरों को देखना इतना अच्छा लगता है, तो क्यों ना उसे देश में बनी अलग अलग इमारतों को ही दिखा दिया जाए। अरे वाह, धन्यवाद काकी। बात तो तुम सही कह रही हो, पर इस कोरोना के समय में घूमने जा नहीं सकते। फिर क्या हो सकता है? अब तो कोई चांस ही नहीं है अगले कुछ महीनों तक। देखने तो नहीं जा सकते, पर उसके बारे में सुन जरूर सकते हैं। सच में? फिर तो जल्दी बताना शुरू कीजिए। वाह, फिर यह कहानी सुनो। बहुत बढ़िया काका। अब आप मीना से सुनिए कहानी खंभों से महलों तक। लेखन अमृता दास गुप्ता, वित्तेश कालंबी, चित्रांकन अमृता दास गुप्ता, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर।
धीरा को इमारतों और ढांचों को देखना अच्छा लगता है। लंबे लंबे खंबे, बड़ी बड़ी मीनारें, लकड़ी की इमारतें, मिट्टी के भवन, नई इमारतें, पुरानी इमारतें, वह सभी इमारतों को देखना चाहती है। वह जानना चाहती है कि वे कैसे और किससे बने हैं। इसलिए माँ और बाबा उसके लिए एक छोटा सा हवाई जहाज बनाकर देते हैं। उसे बस उस ढांचे के बारे में सोचना था जिसे वह देखना चाहती है और धीरे से उसका नाम लेना था और फुर्र से वह वहां पहुंच जाएगी। अपनी पहली यात्रा के लिए धीरा जाना चाहती है दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। धीरा एक विशाल लौह स्तंभ देखती है, 1600 साल पुराना, और उस पर लगभग कोई भी जंग नहीं। उस पर कुछ अजीब से घुमावदार अक्षर बने हैं। वह इस बड़े और मजबूत स्तंभ को गले लगाना चाहती है। अब धीरा देखना चाहती है राजस्थान का सोनार किला। धीरा खुद को विशाल रेगिस्तान के बीच पाती है। पहाड़ी के शीर्ष पर पीले बलुआ पत्थरों से बना एक किला खड़ा है। इस किले के अंदर बहुत सारे घर बने हैं। वह अपनी पलकें झपकाती है और देखती है कि यह सोने की तरह चमक रहा है। अब धीरा देखना चाहती है कर्नाटक का विट्ठल मंदिर। धीरा एक बड़े हॉल की तरफ दौड़ती है। यहाँ बहुत सारे पत्थरों के खंबे हैं, 56 बड़े खंबे, और प्रत्येक बड़े खंबे के चारों तरफ 7 छोटे खंबे बने हुए हैं। वह खंबों को खटखटाती है और उन्हें सारे गामा पा गाते हुए सुनती है। अब धीरा देखना चाहती है तमिलनाडु का पद्मनाभपुरम महल। धीरा लकड़ी से बने एक महल में है। दरवाजे, बालकनी, खिड़कियां सभी लकड़ी से बने हैं। यहाँ तक कि राजा की सेज भी लकड़ी के 64 टुकड़ों से बनी है। उसे लगता है मानो वह यहाँ की रानी है। अब धीरा देखना चाहती है तेलंगाना का चार मीनार। धीरा एक लंबी घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ती है। वह ग्रेनाइट पत्थरों से बना एक ऊंची इमारत की बालकनी में पहुंचती है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं। वह नीचे के आंगन में खेलना चाहती है। अब धीरा देखना चाहती है पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर के मंदिर। धीरा एक ऐसे मंदिर में है जो शंकु की तरह दिखाई देता है और हर तरफ कई रंग की ईंटें लगी हैं। कुछ दीवारों पर पकी हुई मिट्टी से बने कमल के फूल सजे हुए हैं। वह मंदिर की एक मेहराब के पास जरा सुस्ताती है। वह थक गई है। वह फुसफुसाती है, चलो घर चलें। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, कहानी कैसी लगी? मजा आ गया। काका, मुझे तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल गए। फिर आगे और बातचीत की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं है। मुझे ही नहीं, पर मेरे दोस्तों के लिए भी तो प्रश्न देना ही होगा। अच्छी बात है। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर अपने घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, धीरा को क्या देखना अच्छा लगता था? दूसरा प्रश्न, धीरा घूमने के लिए कहाँ गई थी? तीसरा प्रश्न, धीरा सबसे पहले कहाँ गई थी और क्या देखा था? चौथा प्रश्न, आपको घूमने का मौका मिले तो आप क्या क्या देखना चाहेंगे और क्यों? पांचवा प्रश्न, कहानी से संबंधित जानकारी को अपनी कॉपी में लिखिए और घर के सदस्यों को दिखाइए। लगे हाथ खेल भी खेलते हैं, क्यों बिट्टू की काकी? खेल के लिए पूछने की जरूरत कैसी? क्यों बिट्टू? बिल्कुल सही काकी। जब दोनों की इच्छा है तो खेल शुरू करता हूँ। पर नाम तो बता दीजिए। अभी जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है उलट पलट। चलो
शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है उलट पलट। खोला, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? खोला। खोला कहाँ लिखा है? दादा, गीला, मैगी, रंग, कैसे, खोला। यह लिखा है खोला। दादा, अब क्या हमें ढूंढना है? दादा तो यहाँ है। रंग, रंग, रंग यह लिखा है। बाजी, बाजी, बाजी कहाँ लिखा है? गीला, मैगी, गोरी, गोरी, बाजी, बाजी। यह लग रहा है बाजी। कैसे, कैसे, तो यह है नंगा, कैसे। यह लिखा है कैसे। मैगी, मैगी तो यहाँ लिखा है। गीला, गीला, गीला यह लिखा है। नंगा, और नंगा यहाँ है। गोरी, गोरी, गोरी तो यह है। बहुत बढ़िया। और यह क्या लिखा है? इंग्लैंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। दहेज, अब हमें क्या ढूंढना है? दहेज। तो इसमें दहेज कहाँ लिखा है? यह है मारना, दहेज। यह लिखा है दहेज। नासिर, नासिर, नासिर कहाँ लिखा है? मेहंदी, लिखाई, लागत, नासिर। हमें क्या ढूंढना है? नासिर। तो यह है नासिर। लागत, लागत तो यह लिखा है। कैलाश, कैलाश, कैलाश कहाँ लिखा है? यह है कैलाश। मोदक, मोदक, मुझे तो लग रहा है यह लिखा है। ओ नहीं। मारना, मारना, मारना यहाँ लिखा है। मेहंदी, और मेहंदी है यह। मामूली, मामूली, मामूली नहीं, यह तो लिखाई है। और यह है मोदक, तो यह मामूली है। लिखाई, लिखाई यहाँ है। ओ, मैंने एक शब्द गलत कर दिया था, इसलिए जोकर हमें अंगूठा दिखा रहा है। कंगन, कंगन, कंगन कहाँ लिखा है? लूटना, कंगन। यह है कंगन। लजाना, लजाना, लूटना, लजाना। यह है लजाना। करार, करार, अब करार कहाँ है? नहाना, नवाब, कायर, करार। यह है करार। नवाब, नवाब तो यह लिखा है। नहाना, नहाना यहाँ लिखा है। लुटना, लुटना, लुटना तो यह लिखा है। लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई कहाँ है? कोयला, कायर,
लड़ाई। यह है लड़ाई। कोयला। कोयला, कोयला तो यह लिखा है। कायर। और कायर यह है। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय। बहुत खूब। अलग अलग शब्दों के नाम सुनकर उन्हें क्लिक करने में मजा आया। मजा तो आया। यदि भाग्यवान अपनी पसंद का कोई खेल खिलवा दें तो मजा दोगुना हो जाए। मजा तो दोगुना जरूर होगा, पर मेरी पसंद के खेल से नहीं, बिट्टू के पसंदीदा खेल से। धन्यवाद काकी। आप खेल खिलवाइए, शब्द के भेद। अरे वाह, बिट्टू की पसंद का भी जवाब नहीं। फिर खेलते हैं खेल शब्द के भेद। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है शब्द के भेद शब्द। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो इसे हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। तो यह है हवाई जहाज। हवाई जहाज, हवाई जहाज क्या है? यह संज्ञा है। और यह लिखा है मीठा, तो मीठा विशेषण होगा। तुम्हारी, तुम्हारी सर्वनाम की जगह पर होगा। उनसे, उनसे यह भी सर्वनाम की जगह पर होगा। इसे, इसे भी सर्वनाम की जगह पर होगा। अब बच गया क्या? नया, तो यह तो विशेषण की जगह पर होगा। अब सही लग रहा है, चेक करते हैं। गुड जॉब। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इससे भारी, मेरी, दयालु, गोल, मुझे। अब इसमें सर्वनाम क्या है? इससे सर्वनाम होगा और भारी विशेषण। मेरी सर्वनाम के जगह पर होगा, दयालु विशेषण। अब है यह गोल, तो गोल क्या होगा? मुझे लग रहा है यह सर्वनाम की जगह पर होगा। अब बच गया मुझे, तो यह विशेषण की जगह पे। देखते हैं सही है या गलत। Come on, you can do better. Try again. इसका मतलब गोल विशेषण के जगह पर होगा और मुझे सर्वनाम के जगह पे। मुझे को सर्वनाम के जगह पे रखते हैं। चलिए, अब सही लग रहा है। अब चेक करते हैं। Fantastic. बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? उनका, तो उनका कहाँ होना चाहिए? यह तो सर्वनाम की जगह पे होना चाहिए। गोदान उपन्यास, यह तो संज्ञा की जगह पर होगा। मेहनती, और यह विशेषण की जगह पर। उनको, उनको होगा सर्वनाम की जगह पर। उदयपुर, यह होगा संज्ञा की जगह। बच गया हम, तो यह सर्वनाम की जगह पर होगा। अब सही लग रहा है। चलो देखते हैं। अरे वाह, मैंने तो सारे सही बना दिए। अब क्या है? बाहरी, तो यह किसके स्थान पर होगा? बाहरी संज्ञा के स्थान पे रखते हैं। मेरे सर्वनाम की जगह और कुर्सी को संज्ञा की जगह। अब क्या लिखा है? बड़ा, तो बड़ा विशेषण की जगह। और यह है वे, वे को सर्वनाम की जगह पे रखते हैं। अब बच गया कार, और जगह है यहाँ विशेषण की जगह पे। तो चलो देखते हैं रख के।
चेक करते हैं सही है या गलत। Wrong. Please try again. ओ, इसका मतलब बाहरी विशेषण की जगह पर होगा और कार संज्ञा की जगह पर। तो इसे यहाँ पे रख के देखते हैं। और कार को यहाँ पर। अब सही लग रहा है। Right answer. बहुत बढ़िया। दोस्तों, खेल को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं। बाय बाय। खूब मजा आया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत करने में। पर ये मत भूलिए कुछ शब्द गलत भी हुए थे। काकी, खेल का यही तो मजा है। और मैंने काका की मदद की और काका ने मेरी। बहुत खूब बिट्टू। बिल्कुल 100 आने सच बोल रही है बिट्टू। बच्चों, आप भी अलग अलग शब्दों की सूची बनाकर अपने दोस्तों के साथ इस खेल को खेलिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, मापन के अंतर्गत आज हम समझेंगे ग्राम और मिलीग्राम का रूपांतरण। तो चलो इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ कटोरी में क्या है? नमक है। और ये क्या? ये मिलीग्राम वाला हमारा माप है। तो आओ समझते हैं। यहाँ हमने लिया है कटोरी में 1 ग्राम नमक। अब अगर इस चम्मच से 1 चम्मच नमक हम इस पे डालें तो नमक के कितने दाने? इसमें है नमक के 1000 दाने, यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो देखो 1 ग्राम बराबर होता है 1 गुना 1000 मिलीग्राम के। इस तरह मिलता है 1000 मिलीग्राम। अब अगर बात हो 1000 मिलीग्राम की तो बिल्कुल इसका उल्टा, 1000 बटा 1000 ग्राम, यानी 1 ग्राम। तो अब हम समझ चुके हैं कि मिलीग्राम को ग्राम में हमने किस तरह बदला। देखिए 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, तो 2000 मिलीग्राम 2 ग्राम। बिल्कुल ठीक। 5000 मिलीग्राम कितने ग्राम? और अगर 10,000 मिलीग्राम पूछे तब कितना होगा? आओ देखते हैं। 1000 मिलीग्राम में कितने शून्य हैं? 1 2 3। तो बस
हमें क्या करना है, 1000 से भाग, यानी ये 3 शून्य काट दिए तो क्या मिला, 1 ग्राम मिला। इसी तरह 2000 मिलीग्राम को देखो, 3 शून्य काटो तो 2 ग्राम। 5000 में 3 शून्य काटने पर 5 ग्राम और 10,000 मिलीग्राम में 3 शून्य काटने 10 ग्राम। तो हमने जाना कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 2 ग्राम 2000 मिलीग्राम, 5 ग्राम 5000 मिलीग्राम और 10 ग्राम 10,000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब इसे उदाहरण से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, माँ ने सोने की दुकान से 4 ग्राम और 800 मिलीग्राम की सोने की बाली बनवाई है। माँ ने कुल कितने मिलीग्राम की बाली बनवाई? चलो देखते हैं। ये है माँ की बाली। सबसे पहले तो जानकारी क्या दी गई? दिया है माँ ने सोने की दुकान से 4 ग्राम और 800 मिलीग्राम की सोने की बाली बनवाई। पूछा क्या? पूछा कि माँ ने कुल कितने मिलीग्राम की बाली बनवाई। करना क्या है? क्या करेंगे? ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ना है। तो देखो, 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर, तो 4 ग्राम 4000 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो 4000 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम दोनों को जोड़ना है। जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर मिला 4800 मिलीग्राम, यानी माँ ने कुल 4800 मिलीग्राम की बाली बनवाई। अब एक और उदाहरण देखिए। अंजू ने 1 कप शरबत में 20 ग्राम 675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। अंजू ने कुल कितने मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया? बताते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल में क्या जानकारी दी गई है? दिया है कि अंजू ने 1 कप शरबत में 20 ग्राम 675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। पूछा क्या? पूछा कि अंजू ने कुल कितने मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। करना क्या होगा? ग्राम को मिलीग्राम में बदलना होगा, उसके बाद जोड़ करना होगा। तो करते हैं। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो 20 ग्राम 20,000 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो 20,000 मिलीग्राम और 675 मिलीग्राम दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो क्या मिला? 20,675 मिलीग्राम। इस तरह अंजू ने कुल 20,675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। अब एक और उदाहरण है। नीता के पास 8 ग्राम चांदी की अंगूठी है और शैला के पास 9000 मिलीग्राम की अंगूठी। दोनों में से किसकी अंगूठी का भार ज्यादा? देखते हैं। तो जानकारी क्या दी है? दिया है नीता के पास 4 ग्राम चांदी की अंगूठी है और शैला के पास 9000 मिलीग्राम की। पूछा क्या? पूछा है कि किसकी अंगूठी का भार ज्यादा है, नीता या शैला। करना क्या? कुछ नहीं, बस मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, उसके बाद तुलना करनी। तो 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर, यहाँ आप जानते हैं। तो 9000 मिलीग्राम 9 ग्राम के बराबर। तो आप देख सकते हैं नीता के पास है 8 ग्राम की अंगूठी, शैला के पास 9 ग्राम की अंगूठी। तो शैला की अंगूठी का भार ज्यादा है नीता की अंगूठी के भार से। इस तरह शैला की अंगूठी का भार ज्यादा हुआ। था ना मजेदार? दोस्तों, इसी तरह के सवाल के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, आओ हल करें गुना पहेली। शुरू करते हैं। ये रही हमारी पहेली। पहेली है बहुत आसान, बस जरूरत है पहाड़ों की। गुना आता है आपको, यह तो हमें पता ही है, तो बस पहाड़ी अच्छी से याद होनी चाहिए। तो इसे हल करें। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 4 गुना 5 बराबर क्या? तो देखिए 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20। एकदम सही। अब इसे देखिए, 4 गुना 2 तो 2 चौके, हाँ 2 चौके 8, बिल्कुल ठीक।
अब आपकी बारी है। यहाँ बताओ 8 गुना 5, यह बराबर में क्या होगा? 40। एकदम ठीक, 8 पंचे 40 होता है। और अब इसे देखो, 20 गुना कितने बराबर 40? तो 20 दूनी 40, क्योंकि 20 का 2 गुना ही 40 होता है। अब इसे हल करें, आओ। 2 गुना 3, 2 गुना 3, या तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें या 3 का 2 बार। चलिए हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो बराबर में मिल गया 6। अब इसे हल करें। 6 गुना 3, 3 छक्के 18, बिल्कुल ठीक। अब सबसे नीचे वाली पंक्ति में हल कर लेते हैं। 18 गुना 4 बराबर कितना होगा? तो आपको करना होगा गुना, क्योंकि शायद आपको 18 का पहाड़ा आता भी नहीं होगा, लेकिन 4 का पहाड़ा आता है। तो चलो शुरू हो जाओ गुना करना। उत्तर मिला 72। अब इसे हल करें। 6 गुना 2, ये तो सरल है, 12, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखो, 12 गुना कितना? 72 होगा। तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाए कि 72 आ जाए? 6 बार, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हमारी गुना पहेली नंबर 1 तो हो चुकी है हल। पढ़ते हैं इस दूसरी पहेली की ओर और करते हैं इसे हल। तो देखो, यहाँ पर 7 गुना 4, तो 7 चौके कितने होते हैं? हाँ, 28, बिल्कुल सही। और 7 गुना 2, यह कितना होगा? तो 7 दूनी 14, एकदम ठीक। अब यहाँ देखिए, 28 गुना 1 बराबर 28 एकम 28, बिल्कुल ठीक। इसे भी हमने हल कर लिया। अब बारी है इसे हल करने की। अब बताओ कि यहाँ क्या आएगा? 14 गुना कितना बराबर 28, यानी 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाए कि 28 मिल जाए? तो 14 दूनी 28 होता है, यानी 2 बार गुना, एकदम ठीक। अब इसे हल करें। 2 गुना 3 बराबर होगा 2 तिया 6। और अब इसे 8 गुना 3 बराबर 8 तिया 24, बिल्कुल सही। दोस्तों, अब इसे हल करते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, यानी 8 गुना 2, या 2 का पहाड़ा 8 बार, तो 2 8 16, बिल्कुल ठीक। अब इसे करते हैं हल। यहाँ देखिए, 24 गुना 2, करो भाई 2 का गुना 24 में, बराबर में आपको कितना मिलेगा? करके देखिए दोस्तों, बराबर में मिलेगा 48, क्योंकि 24 और 24 होते हैं 48, तो 24 का 2 गुना 48 होगा। और अब करते हैं इसे हल। 16 गुना कितना बराबर 48, तो 16 तिया 48 होता है। इस तरह हो गई सारी गुना पहेली हल। फिर मिलेंगे एक मजेदार गुना पहेली के साथ। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसके लिए हम 2 संख्याएं ले लेते हैं। मान लो पहली संख्या है 3, तो 3 की गुणज निकाल लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, और इसी तरह आगे भी हो सकते हैं।
यह हमने 3 के पहले 10 गुणज निकाले हैं। अब हम निकाल लेते हैं, मान लो दूसरी संख्या 4 है तो 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इसी तरह आगे हमने निकाले हैं 4 के पहले 10 गुणज। अब 3 और 4 का लघुत्तम निकालने के लिए 3 और 4 के सांझे गुणज निकालने होंगे। तो देखिए, सांझे गुणज है 12, 24, तो लघुत्तम क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज, उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य आप देख ही सकते हैं, सबसे छोटा साझा गुणज ये है 12। तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 है। अब 8 के गुणज निकालते हैं। तो 8 के पहले 10 गुणज क्या होंगे? 8 का पहाड़ा 10 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 दामे 72 और 8 दामे 80। इसी तरह आगे भी निकाले जा सकते हैं। अब मान लो दूसरी संख्या 12 है तो 12 के गुणज निकालते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108 और 12 दहाई 120। ऐसे ही आगे भी आप निकाल सकते हैं। और अब बारी है 8 और 12 के सांझे गुणज निकालने की। तो बताओ दोस्तों, पहला सांझा गुणज? बिल्कुल ठीक, 24। और दूसरा? हाँ, 48। क्या इसके अलावा भी है? बिल्कुल है, ये रहा 72। तो अब आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य ये 24 होगा। तो 8 12 का लघुत्तम समापवर्त्य मिला 24। दोस्तों आओ, अब हम 3 संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या लेते हैं 4, तो 4 के गुणज निकाल लेते हैं। 4, 8 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इस तरह आगे भी निकाले जा सकते हैं। अब 6 दूसरी संख्या है मान लो, तो 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। इसी तरह आगे। और मान लो तीसरी संख्या है 8, तो 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और इसी तरह आगे। अब आपको तो पता ही है कि हमें क्या करना है, 4, 6 और 8 के सांझे गुणज निकालने हैं। तो देखिए, 24 तीनों में है, तो एक तो ये हो गया, और देखो नहीं है, इसलिए अब आप समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। और यहाँ तो एक ही साझा गुणज है और वह है ये 24। तो 4, 6, 8 इनका लघुत्तम समापवर्त्य 24 होगा। दोस्तों देखा कितना आसान है लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। तो बस लीजिए कोई 3 संख्या या 2 संख्याएं और निकालिए उनका लघुत्तम समापवर्त्य। फिर मिलते हैं, गुड बाय। हेलो दोस्तों, तो जब हमने मापन को अच्छी से समझ लिया है, तो अब बारी है मापन पे आधारित सवालों का अभ्यास करने की। सवाल नंबर 1, 1000 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। दोस्तों आपने समझा है ना, मिलीग्राम को ग्राम में किस तरह बदला जाता है? तो देर किस बात की, चलो करो अभ्यास। 1000 मिलीग्राम को बदलो ग्राम में। सवाल नोट करो बच्चों। अब करते हैं दूसरा सवाल हल। 7000 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। सवाल नंबर 3 है, 1200 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक से करिए।
सवाल नंबर 4, 9750 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। अगला सवाल है 20 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। इस बार ग्राम को मिलीग्राम में। सवाल नंबर 6 है 35 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। अगला सवाल है 120 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। और एक और सवाल 150 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। दोनों सवाल लिख लीजिए दोस्तों। सवाल नंबर 9 है 10 मिलीग्राम यह कितने ग्राम के बराबर होगा? हमने समझा ही है दोस्तों, तो हमसे बन जाएगा, है ना दोस्तों? कोशिश कीजिए और बताइए कि 1.5 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है। सवाल नंबर 11 एक दुकानदार के पास 15 ग्राम आटा है, तो बताओ कि दुकानदार के पास कितना मिलीग्राम आटा है। यानी 15 ग्राम को मिलीग्राम में क्या लिखेंगे। और आखिरी सवाल, मीरा ने बाजार से 200 ग्राम चिप्स खरीदी, तो बताओ कि मीरा ने आखिर कितने मिलीग्राम चिप्स खरीदी। सवाल ध्यान से देखिए, उसे लिख लीजिए। दोस्तों, ग्राम को मिलीग्राम में और मिलीग्राम को ग्राम में बदलते रहिए, भूलिएगा नहीं। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। अभी टाइम है इंग्लिश स्टोरी का और आज की स्टोरी का नाम है पिंकी। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इसे लिखा है रवि रंजन गोस्वामी जी ने और अनुवादक है रीटा बंसल जी। अरे, पिंकी नाम तो लड़की का ही होता है। मेरी छोटी बहन का नाम भी पिंकी है। आपको पता है, वह बहुत शरारती है। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वह हमेशा माँ से डांट खाती है। क्या यह मेरी बहन की कहानी है? चलो चलकर देखते हैं आखिर ये पिंकी है कौन। Pinky is a lovely and intelligent girl. She goes to school daily with her mother. Her school building is very big. She is very keen in studies. She has a lovely pet dog named Puppy. She plays with Puppy when she comes back from school. कहानी सुनने के चक्कर में मैं इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखना भूल ही गई, इसीलिए इस कहानी को वापस सुनते हैं। Pinky is a lovely and intelligent girl. She goes to school daily with her mother. Her school building is very big. She is very keen in studies. She has a lovely pet dog named Puppy. She plays with Puppy when she comes back from school. दोस्तों, यह कहानी तो मेरी बहन की नहीं है, यह तो किसी और ही पिंकी पर है। लेकिन यह पिंकी बहुत होशियार है और उसे स्कूल जाना भी पसंद है। मैं ये कहानी अपनी बहन को जरूर सुनाऊंगी ताकि वह भी इस कहानी की पिंकी की तरह बने। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है।
संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैंड बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव, छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैट से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको 2 छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं। ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है
वो हीट सेंसर्स हैं इसके और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं, हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, तो लोगों को लगता है ये अजगर है क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े 2 छेद जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार करके खाना पसंद करते हैं। चूहे इसका प्रिय भोजन है। पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद सांप घर यहां आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहां आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर सांपों की इस अनोखी दुनिया का आनंद उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।